हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। प्रोसेस का यूज़ हम सीक्वेंशियल कोड्स के लिए करते हैं और फंक्शन प्रोसीजर के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम सीक्वेंशियल कोड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़, वेट, केस, लूप, these are basically used for sequential code और हम इसे यूज़ करते हैं इनसाइड अ प्रोसेस, फंक्शन, प्रोसीजर। तो हम आज देखेंगे कि प्रोसेस में हम कैसे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अगर हमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है, लास्ट मैंने एक एग्जांपल डी फ्लिप फ्लॉप का आपको समझाया था इफ़ एल्स इफ की कंडीशन की हेल्प से। अगर इफ़ सिंटेक्स आपको यूज़ करना है तो उसको यूज़ करते हैं इस तरीके से, इफ़ कंडीशन देन असाइनमेंट, एल्स इफ़ कंडीशन देन असाइनमेंट, एल्स एंड इफ़। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम कई जगह पढ़ चुके हैं। कैसे इसको यूज़ किया जाता है ये हमें पता है। यहाँ पर VHDL में हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सर्किट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये हम सीखेंगे। क्लियर? तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, और वो एग्जांपल है काउंटिंग का। पहले हम इस कोड को समझते हैं। इफ़ एल्स इफ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको कैसे यूज़ करना है ये हमें पता है। हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ़ एल्स इफ को यूज़ करते हैं जनरली। तो एक सिंपल कंडीशन होती है कि इफ़ अगर ये कंडीशन होगी तो एग्जीक्यूट होगा, देन एल्स इफ अगर ये कंडीशन होगी तो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में एल्स एंड देन कंडीशन फिनिश। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं काउंटर का, जो काउंट करेगा फ्रॉम 0 टू नेक्स्ट। और काउंट किसकी बेसिस पे करेगा? काउंट करेगा क्लॉक की बेसिस पे। ओके, तो सपोज आपकी ये अगर क्लॉक है कोई, और लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल। ओके, सो यहाँ पर हम पॉजिटिव एज क्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसको हम राइजिंग एज भी बोल सकते हैं। तो वो ये वाला पोर्शन है। सो दिस इज योर राइजिंग एज। क्लियर? तो कहने का सेंस ये है कि जब क्लॉक का ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये पोर्शन आएगा क्लॉक का, तब आपका काउंट करना चाहिए या काउंटर में इंक्रीमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइब्रेरी से। डेफिनेटली ये डिफरेंट लाइब्रेरी हमने पढ़ी हैं। सो लाइब्रेरी IEEE, देन Standard Logic 1164 package, then Standard Logic Arithmetic, and then Standard Logic Unsigned. ओके, सो हम लाइब्रेरी वाले पोर्शन में इन डिफरेंट टाइप को यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनके बारे में समझ चुके हैं। लाइब्रेरी डिक्लेयर करने के बाद हम बात करते हैं एंटिटी की। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में ही समझ लेते हैं कि काउंटर क्या होता है। तो डेफिनेटली काउंटर डिपेंड करता है कि आप कितने बिट्स को काउंट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक 3 बिट काउंटर की बात करूं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 3 डाउन टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक 4 बिट काउंटर है। सो अगर मैं 3 बिट काउंटर की बात करूं तो वो कहाँ से काउंट करेगा? 0 to 7। और अगर मैं 4 बिट की बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ काउंट करेगा? 0 to 50। ओके, सो अगर एक 4 बिट काउंटर हमें बनाना है तो डेफिनेटली हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 4। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑलरेडी काउंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। बस मैं थोड़े से टाइप आपको बताऊंगा कि सिंक्रोनस काउंटर आपने पढ़ा होगा, असिंक्रोनस काउंटर आपने पढ़ा होगा, मॉड अप डाउन काउंटर आपने पढ़ा होगा, रिपल काउंटर आपने पढ़ा होगा। तो एक बेसिक चीज़ जो क्लॉक है आपकी, वो 2 टाइप के काउंटर होते हैं। एक होता है आपका सिंक्रोनस और सेकेंड आपका होता है असिंक्रोनस। सो असिंक्रोनस काउंटर में आपकी जो क्लॉक होती है वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स, जो भी सपोज आपके 1 2 3 4 जो भी 4 फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं,
उनके केस में हर एक के लिए क्लॉक डिफरेंट होगी। ओके, सो वो डिपेंड करता है कि आज का क्यू आउटपुट इससे क्लॉक की तरह काम कर रहा है या क्यू बार आउटपुट क्लॉक की तरह काम कर रहा है। ओके, या दूसरे वाले का फ्लिप फ्लॉप कौन सा आउटपुट एज अ क्लॉक वर्क कर रहा है। तो ये सारा केस होता है आपका असिंक्रोनस के लिए। जबकि अगर हम सिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो वहां पे ये चारों काउंटर या चारों फ्लिप फ्लॉप आपके जो हैं वो एक सिंगल क्लॉक के साथ एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि अगर आपको काउंटर को वर्क कराना है तो डेफिनेटली आपके पास एक क्लॉक होनी चाहिए, और वो क्लॉक राइजिंग एज है, फॉलिंग एज है, पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव लेवल है। इससे डिसाइड होता है कि आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। इट मीन्स अगर प्रीवियस स्टेट काउंट 1 है तो अगर पॉजिटिव राइजिंग एज क्लॉक आ रहा है तो नेक्स्ट काउंट आपका 2 होगा, देन नेक्स्ट काउंट आपका 3 होगा। तो इस तरीके से काउंटिंग आपकी इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होती है। ओके, एक स्विच और यहाँ पे जो हम एग्जांपल में देख रहे हैं, देखिए अगर हम कहें क्लॉक एंड रीसेट, क्लियर, किस टाइप के हैं, इनपुट टाइप के हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप। तो एक क्लॉक हो गई जो आपके वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगी, और दूसरा एक बटन है और आप कह सकते हैं स्विच है रीसेट का। तो डेफिनेटली अगर रीसेट की वैल्यू 1 आपने कर रखी है तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी 0, और अगर रीसेट की वैल्यू 0 है तो आपका काउंटर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ओके, तो देखिए क्लॉक रीसेट इनपुट और काउंट जो कि आपके आ रहे हैं, सपोज यहाँ से जो वैल्यू आई, यहाँ से जो वैल्यू आई, ये बिट्स जो है आपकी, जो कि 4 बिट काउंटर है यहाँ पे 3 डाउन टू 0, वो सी काउंट आपका जो काउंट है वो इन आउट है। ओके, तो हमने पढ़ा था इन आउट एंड इन आउट, जो पोर्ट्स आपके डिफाइन होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देन आपने एंटिटी को क्लोज कर दिया। अब हमने आर्किटेक्चर डिफाइन किया। तो देखिए लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था प्रोसेस को कैसे यूज करते हैं। एक सेंसिटिविटी लिस्ट है देखिए यहाँ इसके अंदर, और इस सेंसिटिविटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपके लॉजिक को आप कह सकते हैं, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर वो वर्क करता है। आर्किटेक्चर लिखने के बाद आपने उसको बिगिन किया। प्रोसेस देखिए यहाँ पे 2 हैं आपके, एक क्लॉक और एक रीसेट। ओके, तो आपने लिखा प्रोसेस क्लॉक रीसेट, देन आप प्रोसेस को बिगिन करेंगे। अब आप कंडीशन चेक करेंगे। सो आपकी कंडीशन क्या है, अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो काउंट क्या होगा 0। सो बिगिन इफ, तो अब यहाँ पे देखिए इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन, तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ सिंटैक्स बताया था कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशन देन असाइनमेंट, एल्स इफ कंडीशन देन असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन रीसेट इक्वल टू 1 देन असाइन करेंगे काउंट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो काउंट के जो भी आउटपुट हैं आपके Q3, Q2, Q1, Q2, Q1, Q0, तो सबकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0। ओके, एल्स इफ, तो देखिए एल्स इफ कंडीशन, सो कंडीशन क्या है, राइजिंग एज क्लॉक। सो अगर राइजिंग एज आ रही है क्लॉक की ये पोर्शन, तो क्लॉक का अगर ये पोर्शन आ रहा है तो क्या होगा, देन काउंट इज लेस देन इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो आपका एक काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन एंड इफ, तो आपने इफ को क्लोज कर दिया, यहाँ पे प्रोसेस बिगिन किया था, प्रोसेस को एंड कर दिया, और लास्ट में आर्किटेक्चर को एंड कर दिया। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पर एक काउंटर डिजाइन करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम रन करके बताऊंगा कि कैसे आपकी वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही हैं या कैसे आपकी काउंटिंग हो रही है फ्रॉम 0 टू 15। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम विद द हेल्प ऑफ
फ्री सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लैब में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और डायरेक्टली इन प्रोग्राम को हम उस पर एग्जीक्यूट करा के चेक कर सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इन रियल क्या आउटपुट दे रहा है सिमुलेट होने के बाद। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काउंट करने के बाद कैसे आपको वैल्यूज़ देगा। तो इसके लिए हमें वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ओके, तो हम आ गए हैं EDA प्लेग्राउंड पे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। जस्ट आपको एक लॉगिन करना है, आपको कोड पता होना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं आप VSDL, क्योंकि हम यहाँ VSDL में कोडिंग कर रहे हैं। देन आपको जो मैंने कभी कोड समझाया इफ़ एल्स इफ कंडीशन का, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, सो और ये यहाँ पर इसके टेस्ट बेंच कोड मैंने लिखा हुआ है। सो टेस्ट बेंच कोड की जो एंटिटी है, जो नाम है उस एंटिटी का, देखिए इसका नाम दिया है हमने सिंक्रोनस अप काउंटर टेस्ट बेंच। तो यही एंटिटी नेम आपको यहाँ टॉप एंटिटी में देना है। देन आपको एल्डेक रिविरा प्रो 2020.04 सिमुलेटर यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ओपन ईपी वेव रन पे क्लिक करना है। अब देखिए आप, हमने ये कोड समझ लिया। टेस्ट बेंच का कोड भी आप समझ सकते हैं, कई बार हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये कोड आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन चीज़ यहाँ पर समझने की वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए क्लॉक को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो क्लॉक के दो पार्ट हैं। क्लॉक के दो पार्ट क्या हैं? एक पॉजिटिव पार्ट जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, और एक 0 पार्ट जो कि आपके ऑफ को प्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट, मीन्स ये 1 है, ये 0 है। ओके, सो पहली कंडीशन प्रोसेस हमने किया क्लॉक को, तो रीसेट इज लेस देन इक्वल टू 0, रीसेट की वैल्यू 0 है, क्लॉक इज लेस देन इक्वल टू 0, वेट फॉर 20 नैनो सेकेंड। तो जब क्लॉक की कंडीशन आपकी 0 है, ओके, सब क्लॉक आपका 0 है, क्लॉक की वैल्यू 0 है, 20 नैनो सेकेंड के लिए आपको वेट करना है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मैं वेव फॉर्म की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। देन इफ मीन्स अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है, सो क्लॉक इज लेस देन इक्वल टू 1, वेट फॉर 20 नैनो सेकेंड। क्लियर? अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका रन टाइम। तो देखिए अगर आप एक 4 बिट काउंटर बना रहे हैं जो कि 0 से 15 तक की काउंटिंग करता है, तो अगर आपको उसकी 15 काउंटिंग देखनी है तो एक क्लॉक साइकिल कितनी कवर कर रही है? 20 नैनो सेकंड के लिए वो 0 है, 20 नैनो सेकंड के लिए 1, जो भी इसका आउटपुट आएगा। तो डेफिनेटली आपका जो रन टाइम होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे कि वो उस कंप्लीट काउंटिंग को आपको शो कर दे। ओके, सो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे अपना रन टाइम जो रखा है वो 800 नैनो सेकेंड रखा हुआ है। क्लियर? तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप इसको यहाँ सेव करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रन करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइन सब ठीक है, तो आपको एक वेव फॉर्म मिलेगी, आपको एक विंडो ओपन होगा ईपी वेव, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका काउंटर कैसे काउंट कर रहा है। तो देखिए क्लॉक 0 अगर है तो 20 नैनो सेकेंड के लिए वेट करना है आपको। देन आपका आउटपुट कब चेंज होगा? जब आपकी नेक्स्ट राइजिंग क्लॉक आएगी। तो देखिए पहले 0 हुआ, फिर 20 नैनो सेकेंड के लिए वेट किया, देन 1 हो गया। अब देखिए ये क्लॉक यहाँ पे खत्म हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट राइजिंग एज कब आएगा? यहाँ पर। तो डेफिनेटली इसके बाद अब यहाँ पे आपकी आउटपुट वेवफॉर्म चेंज होगी। तो देखिए 0 के बाद 1 आया, क्लॉक 0 हो गई, 20 नैनो सेकेंड के लिए वेट किया, देन फिर राइजिंग क्लॉक आई तो 2 हो गया, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 F तक। ओके, तो 0 से 15 तक देखिए यहाँ इसने काउंट किया। क्लियर? अब क्या होगा? जब वो 15 तक काउंट कर लेगा तो वो वापस 0 पे चला जाएगा।
ओके, तो यही कोड कह रहा है। कोड क्या कह रहा है, इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन काउंट इज 0। तो रीसेट की वैल्यू क्या है हमारी 0, जैसे मैंने आपको कोड में दिखाया है यहाँ पे अभी। सो रीसेट इज 0। ओके, राइजिंग एज क्लॉक के लिए काउंट इज लेस देन इक्वल टू काउंट प्लस 1, और ये कहां तक जाएगा 3 डाउन टू 0 यानी कि 4 बिट, और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15 यानी कि f तक। ओके, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं अपनी वेव फॉर्म को कि ये कैसे 0 से 50 तक काउंट कर रहा है, और उसका कोड मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। सो आई होप आपको इफ एल्सिफ का ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, इफ एल्सिफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो हमने यूज़ किया एक 4 बिट काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से हमें ये काउंटिंग दिखाई दी 0 to 15 विद द हेल्प ऑफ दिस EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर। सो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर में। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेट स्टेटमेंट, कि वेट स्टेटमेंट को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या कैसे उसको लिखा जाता है, क्या उसका सिंटैक्स है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।